मैं आज भी काम का भूखा हूँ और आज भी मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं जाके काम मांगू, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे अपना घर चलाना। मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि तुम्हारी एक बड़ी बहन है जिसकी मुझे शादी करवानी है और छोटा भाई है तो उसकी पढ़ाई लिखाई करनी है, तो मैं तुम्हारी फिल्म प्रोड्यूस नहीं करता, तब घर के बाहर काम ढूंढना शुरू करो। मुकेश जी के इतने चाहने वाले हैं। एक फिल्म की थी मैंने रशिया में, मेरे पिताजी उस समय थे मेरे साथ, जो हमारा ड्राइवर था उन्होंने कहा था कि आप हिंदुस्तान से हैं और हिंदुस्तान में तो मेरा जूता है जापानी। तो मेरे पिताजी ने गाना शुरू किया और एकदम से ब्रेक लगी गाड़ी की और वो भाई साहब उतरा और उसने कहा योर वॉइस इज लाइक मुकेश द सिंगर, सो ही सेड आई एम मुकेश जी's सन, दिस इज नील नितिन मुकेश जी's ग्रैंडसन। उस दिन होटल में हमारा कदम रखना शूट के बाद मुश्किल हो गया। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उनका पोता हूँ और उनकी लेगेसी को थोड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? सबसे Very पहले well, तो Harsh. Thank you सच so में much. इतना तैयार होके हमारे पॉडकास्ट में कोई नहीं आया। ऐसे लग रहा है कि आधा महाड़ा इनका है और बंगलो सारे, और आज ये रेंट लेने आए हैं। सच में मेन ये होता है कि गोरा बंदा ना मालिक लगता है। हाँ, अच्छा, ये देखा, अच्छा। हाँ, कि हम जैसे बंगला अच्छा। हमारा है लेकिन मालिक आप लग रहे हो। नहीं, पर ये मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी वही है कि ये गोरे होने का फ़ायदा मुझे लगा होगा बहुत, बट आजकल कुछ ट्रेंड बदल गया है ना। तो लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि सर आप तो बड़े वो रईस दिखते हैं, तो ऐसे ही किरदार हम आपको शायद देंगे, बट आजकल वो भी नहीं हो रहा ना। आजकल तो यानी जो गरीब नहीं दिखते वो भी आप उन्हें भी राजा बना रहे हैं। पर आपको फिल्म में कभी गरीब का रोल नहीं मिला होगा ना? नहीं, मैंने कोशिश की थी एक फिल्म, गरीब तो नहीं बट एक चौल के लड़के का एक किरदार निभाया था लफंगे परिंदे में। हालांकि वो लव स्टोरी थी तो वो बड़े अच्छे से हमने ब्लेंड करने की कोशिश की, बट हमारे जितने जो क्रिटिक दोस्त हैं उस समय उन्होंने मेरी थोड़ी बैंड बजाई थी अपने लुक्स को लेकर। बट अब क्या करूं, मेरा मानना है, देखिए हिंदुस्तानी हूँ, है ना, दिल से, जिस्म से, दिमाग से, हर किस्म से। अब ऊपर वाले ने अगर गोरा बनाया, इसमें मेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? बट सर ये प्रॉब्लम होती है, इसका श्रेय है ना, इनफैक्ट आप नॉर्थ बेल्ट में अगर आप जाएं तो मुझसे ज्यादा गोरे हैं वहाँ पे। तो हम पता नहीं क्यों ये इतनी बड़ी बात बना दे। और वो ये कोई मेरा लहजा, मेरी हिंदी बड़ी अच्छी है, अभी भी कितनी अच्छी बोल रहे हैं आप। और मैं बोल लेता हूँ अच्छी खासी बम्बैया हिंदी भी। बम्बैया जब बोला तो फिर तो मतलब है। और मेरा स्लैंग भी वैसा ही है और मिजाज भी। तो अक्सर ये दिमाग में ये सवाल भी आता है कि भाई आपने कैसे ये मान लिया कि मैं ये किरदार नहीं कर पाऊंगा। और कोई डार्क स्किन आदमी चैलेंज करना होता है ना। हाँ, डार्क स्किन आदमी अमीर का रोल करेगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली, मेरा वही सवाल है ना। सदाशिव अमरापुरकर जी ने हमेशा अमीरों का ही रोल किया। हाँ, क्या साबित करना चाहता है तू? और वो हमेशा अमीर लगे वो, और वो किसी को क्वेश्चन नहीं आया। बट सर आप गोवा जाते हैं तो आपके साथ ज्यादा इंग्लिश बोलते हो ना, कम से कम। गोवा ही नहीं, मैं कहीं पे भी देश विदेश कहीं पे भी जाऊँ तो आई ब्लेंड इन रियली वेल। यू नो, मेरी एक ये खूबी है कि मैं कहीं अपने आप को आई डोंट फील, वो कहते हैं ना कि आई डोंट फील डिस्कनेक्टेड। यस कि अगर मैं लंदन पहुंच गया तो आई फील लाइक एज कि मैं वहीं का हूँ। अगर मैं अभी एक फिल्म की थी मैंने रशिया में, मुरमंस्क में, प्लेयर्स, तो वहाँ के बंदे रिफ्यूज़ करने लगे कि ये भाई हमें एहसास नहीं, ये आई कैन नॉट बिलीव कि ये भाई हिंदुस्तान का है। तो मुझे अच्छा लगा, और वहाँ पे इनफैक्ट जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं मुकेश जी का पोता हूँ तो बहुत यानी बहुत पागल हो गए थे, क्योंकि वहाँ मेरे दादाजी का राज अंकल बहुत वहाँ पे बहुत फेमस हैं। तो उनका मेरा नाम जोकर के जितने भी गाने हैं, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, बहुत फेमस गाने हैं। क्या रिएक्शन था उनका? बहुत, यानी मेरे पिताजी उस समय थे मेरे साथ और हम गाड़ी में जा रहे थे, पापा कहीं और से आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई नहीं थी काफ़ी अरसे से, और वो भी उसी बेल्ट में कहीं पे उनके शोज़ चालू थे और मैं शूट कर रहा था। तो ही केम टू गिव कंपनी टू मी एंड वी वर बोथ टुगेदर, और हम गाड़ी में जा रहे थे और जो हमारा ड्राइवर था उन्होंने कहा था कि यू आर फ्रॉम इंडिया, एंड वहाँ से वो फिर वो शुरू हो गया कि आप हिंदुस्तान से हैं और हिंदुस्तान में तो मेरा जूता है जापानी, और ये सब। तो मेरे पिताजी ने गाना शुरू किया और एकदम से बीच रास्ते एक गाड़ी ब्रेक लगी गाड़ी की, और वो भाई साहब उतरा और उसने कहा योर वॉइस इज लाइक मुकेश द सिंगर, सो ही सेड आई एम मुकेश जी's सन।
एंड दिस इज़ नील नितिन मुकेश जी's grandson. उस दिन होटल में हमारा कदम रखना शूट के बाद मुश्किल हो गया था, मुश्किल हो गया था, क्योंकि मुकेश जी के इतने चाहने वाले हैं. ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है राज कपूर जी के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, बट आवाज़ जो है आज भी इतने सालों बाद इतने उनको गए हुए करीबन 50 साल हो गए हैं. और लास्ट ईयर ही हमने उनकी वी सेलिब्रेटेड हिज सेंटनरी ईयर, यानी 100 साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी को लास्ट से पूरे हुए थे. और बहुत सम्मानित किया लोगों ने, देश विदेश में हमने शोज़ किए उनकी यादों में. बट आई एम सेइंग तब भी देखिए 50 साल के बाद भी लोग आज उन्हें याद रखते हैं. एंड बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उनका पोता हूँ और उनकी लेगेसी को थोड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. बड़ी ईमानदारी से आपने जब भी काम किया, मैं बता रहा हूँ आपकी जॉनी गद्दार आई ना जी. अच्छा मैं बताता हूँ, हम ना हमारे कपड़ों का कारखाने में सब कारीगर लोग काम करते थे. अब वो क्या कपड़े जो सिलते हैं ना, कुछ देख सकते नहीं, सुनते रहते हैं. तो रफ़ी सर, मुकेश सर के गाने सुनते रहते हैं और उनमें ग्रुप बन गए थे जी. मुकेश जी के कुछ फैंस, आज यही सीडी लगेगा, आज यही सीडी लगेगा. तो मैं बच्चे तो ज़्यादा की हालांकि ये सारे गाने सुनते नहीं, लेकिन मैं वहीं पे था तो मैं बहुत सारे गाने सुनने लग गया और मुझे पहचान हो गई मुकेश जी की. और फिर जब पता चला कि एंड देन फिर मैं नितिन सर के गाने बहुत ज़्यादा सुनने लग गया, क्योंकि फिर उनके स्टेज शोज होने लग गए, सीडीज आती थी, फिर डिवोशनल सॉन्ग्स एग्जैक्टली जी. फिर जब आपकी फिल्म आई ना जी, तो वो सारे लोगों ने ऐसे देखा जैसे हमारे पोते की. बिल्कुल बिल्कुल. वो लोगों ने ऐसे बोला बहुत कि प्यार, है और ना? आज तक मुझे वही प्यार वही इज्जत मिलती है जहाँ जाता हूँ. और ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों से जिन्हें मालूम है कि मैं मुकेश जी का पोता हूँ, तो आके ऐसे ही मिलेंगे जैसे मैं उनके परिवार का एक हिस्सा हूँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ या पोता हूँ. और उतना ही मुझे प्रेम देंगे, उतनी ही इज्जत देंगे जितना शायद वो मुकेश जी को देते. तो बड़ा अच्छा लगता है. एयरपोर्ट पे हालांकि बड़े जो है बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो शाय हो जाते हैं कि भीड़ आती है, मैं तो रुकता हूँ, मैं तो इस इंतज़ार में होता हूँ कि कब आएंगे लोग, कब मिलेंगे. वही तो हम इसीलिए तो काम कर रहे हैं. सर आपकी फैमिली में लेजेंड लोग हैं, है ना, सब सिंगर, महान सिंगर, जिनको मतलब जिनका प्यार आपको मिल रहा है, आप सिंगर क्यों नहीं बने? बड़ा सिंपल सा सवाल है. घर में कंपटीशन नहीं होनी चाहिए है ना. और वो कंपटीशन यानी मैं उस अपने लेवल को उस लेवल का मानता ही नहीं. बट क्योंकि मेरे दादाजी, मेरे पिताजी ऑफ कोर्स इतनी उन्होंने तालीम हासिल की है गायकी में और बहुत ही ट्रेंड है. यानी पापा ने भी बहुत साल आज तक हर दिन रियाज़ करते हैं. तो गायकी का शौक़ है. म्यूज़िक यानी पियानो बजा लेता हूँ. हाल ही में मैंने एक जैकलीन के साथ वेब शो भी किया था, है जुनून, जिसमें मेरा किरदार जो है एक पियानिस्ट का है. और मुझे कास्ट किया गया, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने कास्ट इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि मैं पियानो अच्छा खासा बजा लेता हूँ. और तो है, म्यूज़िक से लगाव है. बट और हालांकि जो है मेरे जो गुरुजी थे जिनसे मैंने भी एक लेवल तक कम से कम ट्रेनिंग ली है, वो मेरे दादाजी के ही गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी, उनसे मैंने भी ट्रेनिंग ली. बट उस लेवल की नहीं. मेरा शौक़ हमेशा से बचपन से ही एक्टिंग में था. 4 साल का था जब फिल्म की थी विजय, यश चोपड़ा जी ने डायरेक्ट की थी फिल्म. मैं जूनियर ऋषि कपूर जी का मैंने किरदार निभाया था. और मेरे ऑन स्क्रीन पिताजी थे राजेश खन्ना साहब, मेरी माँ थी हेमा मालिनी जी, मेरे दादाजी थे अनुपम खेर साहब, और मेरे निर्देशक जो थे वो यश चोपड़ा जी खुद थे. 4 साल की उम्र. 4 साल की उम्र. और उसके बाद जब मैं 5 का हुआ तो मैंने एक फ़िल्म की थी जैसी करनी वैसी भरनी, जिसमें जूनियर गोविंदा का किरदार मैंने निभाया था. बहुत बड़ी हिट फिल्म थी. फिर उसके बाद थोड़ा रुक गया. मेरे पिताजी को लगा कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं होना चाहिए. उस समय वो डर होता था ना कि अच्छा सीरियल कर लिया तो एक्सपोज हो गया, अभी एक्टर जब बने, बहुत सारी उस समय वो सारे कॉम्प्लिकेशंस और दिमाग में, क्योंकि हम रहे सिंगर फैमिली से, तो कोई ऐसा कोई गाइडेंस था नहीं. तो बस जो दोस्त और मित्र थे जो आते थे घर पे, उनकी गाइडेंस से जैसे चिंटू अंकल बहुत आते थे घर पे, बहुत ही फैमिली के बहुत करीब थे,
तो वो भी पापा को हमेशा बोलते थे कि हाँ एक दो अच्छा हो गया इसको, अभी तू परख ले अभी, बट इसको अभी तू अभी बाद में एक्सपोज कर एज एन एक्टर। तो वो शायद मेरे पिताजी के जहन में भी रह गया। सो देन एट द एज ऑफ 13-14 एक बार वो आए, उन्हें मालूम था कि एक्टर बनना है। तो हालांकि प्रोड्यूसर तो थे नहीं और ना ही वो फाइनेंशियल उस किस्म की हमारे पास उस समय स्टेबिलिटी थी। तो बड़े प्यार से उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि नील, मैं जानता हूँ तुम्हें एक्टर बनना है और तुम्हारी एक बड़ी बहन है जिसकी मुझे शादी करवानी है और छोटा भाई है जो तुमसे 10 साल छोटा है, उसकी परवरिश करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है। तो मैं तुम्हारी फ़िल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। तुम 13 साल के हो, टीनेजर हो गए हो, और इसलिए मैं एक बाप के रूप से तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ कि अब घर के बाहर काम ढूंढना शुरू करो, निकलो। एक नेपेंसी रोड में बैठ के किसी को अंदाज़ा नहीं होगा कि एक नील नितिन मुकेश करके या नील माथुर, ओरिजिनल नेम जो है नील माथुर करके कोई लड़का है जो कि बतौर एक एक्टर के रूप से आना चाहेगा। उस समय ना सोशल मीडिया था, ना कास्टिंग डायरेक्टर्स थे। तो मैं परेशान था कि मैं अगर करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं। तो मैंने अपने पिताजी की डायरी एक बार चुरा ली। उस समय नंबर नोट करते थे ना, डायरी होती थी, एक फ़ोन डायरेक्टरी होती थी और एक फिल्म डायरेक्टरी आती थी जिसमें सबके डायरेक्टर्स के नंबर होते थे इंडस्ट्री के। हालांकि वो डायरेक्टरी तो बहुत ज़्यादा यानी कॉम्प्लिकेटेड होती थी कि किसको फ़ोन करूं, क्या क्या पहचान दूँ भी तो क्या दूँ, है ना, कौन फ़ोन उठाएगा मेरा। लैंडलाइन था। तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 2 नंबर मुझे मालूम थे मेरे पिताजी की डायरी में। वो एक अनुपम अंकल का, क्योंकि अनुपम अंकल के साथ मैं काम कर चुका हूँ और रिश्ते ऐसे थे परिवार के जो मैं अपने पिता समान मानता हूँ उन्हें। वो मेरे पहले गुरु रह चुके हैं। एक्टर प्रिपेयर्स का पहला बैच जो था अनुपम सर का, तो उनके पहले बैच का उनके स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट मैं था। मेरे साथ थे ऋतिक रोशन, उदय चोपड़ा, जिन्हें मैं उदय भैया कहता हूँ, अभिषेक बच्चन, बहुत सारे उम्दा कलाकार जो बस अपनी फिल्मों के लिए तैयार हो रहे थे। कहो ना प्यारे बस तैयार हो रहा था ऋतिक कहो ना के लिए, अभिषेक वॉज गेटिंग रेडी फॉर रेफ्यूजी, उदय भैया वॉज गेटिंग रेडी फॉर मोहब्बतें, और मैं बस एक 14-15 साल का लड़का जो कि हर दिन फ़ोन करते गया अनुपम अंकल को जब तक मुझे उन्होंने हाँ नहीं कहा कि हाँ नील तुम आ सकते हो। बहुत छोटा था तो वो कह रहे थे कि भाई थोड़ी अभी उम्र होने दो, तुम थोड़ा ट्रेनिंग सबसे शुरू करो। बट मेरे पिताजी ने फिर एक बार उन्हें फ़ोन करके इंसिस्ट किया कि अनुपम ये हर दिन फ़ोन तो करते रहता है, तुम्हें हो सके तो देख लो। उन्होंने बुलाया। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्टेड एट दैट एज ऑफ 14 व्हेन मैं पैरेलली अपनी 10वीं कर रहा था। 10वीं की परीक्षा देता, ICSE एग्ज़ाम्स चालू थे हमारे, और वहाँ से BST पकड़ के जुहू जाना होता, वहाँ ट्रेनिंग होती, रात को वापस आना होता, पढ़ाई करना होता, अगले दिन वापस अपने पेपर्स देके फिर वापस एक्टिंग क्लास में। नेपेंसी रोड से मलाबा हिल से हर दिन का ये रूट था। और फिर उसके बाद जब कॉलेज में आया तो वही तरकीब जो थी, क्योंकि काम कर गई, तो मैंने कहा एक बार आजमा लिया है ये तरकीब शायद एक और बार काम कर जाए। तो मैं अपने साथ ना 1 रुपये के सिक्के रखता था, क्योंकि कॉलेज के बाहर PCO था और PCO के 1:30 बजे शार्प मैं जानता था कि 1:30 बजे तो लंच ब्रेक होता ही है। तो कहीं ना कहीं आदित्य चोपड़ा जी, आदि भैया जो मैं जिन्हें कहता हूँ, वो अपने फ़ोन के आजू बाजू बैठे होंगे या कोई तो उन्हें फ़ोन दे देगा जो ऑफिस में उनके फ़ोन आंसर करेगा। मैं हर दिन उन्हें फ़ोन करता, लिटरली हर दिन फ़ोन करता और उनसे काम मांगता। उनका भी वही था कि एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कि नील तुम यू आर वेरी यंग मेरे, बट परसिस्टेंस इज़ द की टू आई थिंक सक्सेस। और शायद उन्होंने शायद कुछ देख लिया था मुझ में। मैं उन्हें अपना मेंटोर मानता हूँ, बड़ा भाई तो मानता ही हूँ, बट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी लाइफ में। और उन्होंने मुझे मेरा पहला मौका दिया। तो YRF में एक एज अ चाइल्ड स्टार भी पहला मौका मिला। फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर था तो वहाँ पे एज एन असिस्टेंट मुझे रखा। 15 साल 16 साल की उम्र का
यंग असिस्टेंट था। एक फिल्म की थी मुझसे दोस्ती करोगे, तो कुणाल कोहली जी जो थे। तो फाइनली एक फ़ोन आया एक दिन, लैंडलाइन बजा और मैंने ही उठाया, और आदि भैया थे और उन्होंने कहा कल से तुम आ जाओ YRF के बंगले पे आ जाओ, हमारे कल एक मीटिंग है, कास्ट क्रू सब, हम एक फ़िल्म शुरू कर रहे हैं और मैंने सोच लिया कि तुम इस फिल्म पे काम करोगे। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एंड बड़ा मज़ा आया। उसके बाद तो बहुत कुछ लाइफ में सीखने को क्या बात है यार। एंड जी हाँ, हम सब ना यही सोचते हैं कि यार आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेजेंडरी फैमिली रही है, आपके लिए तो बड़ा आसान होगा। आसान किसी के लिए हर्ष नहीं होता भाई यार। सही में, मैं अगर सही मायने से कहूँ, बिल्कुल ही नहीं आसान, तो बिल्कुल ही नहीं। इनफैक्ट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है, कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जैसे आपने पहला ही सवाल मुझसे क्या पूछा, आपने सिंगिंग क्यों नहीं की। अब मैं जो हूँ, मैं बचपन से मैं ट्रॉफीज़ देखते आ रहा हूँ अपने दादाजी के घर में, फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, ये सारे इतने सारे पुरस्कार के। और मेरा बचपन में एक सवाल अपनी दादी से होता था कि भाई ये किसने जीते हैं, क्यों जीते हैं। क्योंकि आप छोटे होते हो तो एक स्कूल की रेस 100 मीटर की दौड़ के लिए आपको मेडल मिलता है, तो मेरा ये होता था कि ये किसने जीते। मुझे ये नहीं समझ में था कि मेरे दादाजी एक सिंगर हैं और सिंगिंग होता क्या है। मैं तो बस राज अंकल की फिल्में देखता था, क्योंकि 3.5 घंटे की लंबी फिल्में होती थी। डीडी आता था सैटरडे संडे, तो संडे हमें डीडी पे रामायण देखने को मिलता, बस वो एक टीवी टाइम था। और फ्राइडे क्योंकि दादी के साथ हम रहते, उनके साथ हम पहले माले पे थे और दादी 7 माले पे, तो 7 माले पे मेरी बहन और मैं उनके साथ रहने जाते वीकेंड पे। तो यही एक कंडीशन था कि बड़ी मम्मा हम आ तो रहे हैं, बट हम पहले एक फ़िल्म देखेंगे राज अंकल की। तो नेहा बिज़ी हो जाती या कुछ, मैं मेरा नाम जोकर लगातार देखते रहता। कम से कम 150 बार उनकी सारी फिल्में ही देखी हैं। और मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में ये कहता हूँ, क्योंकि मेरा वो बाइबल है। उनकी फिल्म्स जो हैं वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और उनका इम्प्रेशन इतना ज़्यादा मुझ पे पड़ा है, इतना मैं प्रभावित था उनके ऑन स्क्रीन ऑरा से भी। तो बहुत कुछ, यानी उन्हीं की नहीं बल्कि चिंटू अंकल, बच्चन साहब, तो जितने मेरे दादाजी के जितने फिल्मों में उन्होंने गाना गाया हो, वो सारी ही फिल्में मैं देखते रहता। और मेरी स्कूलिंग वहाँ से शुरू हुई। और जब ये 2 फिल्में की एज अ चाइल्ड स्टार, तो वाओ, लाइट्स कैमरा एक्शन, और इतना पैम्परिंग, इतना ये सब, और बहुत अच्छा लगा माहौल। तो तब से यही था। बट ये नहीं समझ में आया था कि आगे जाके, ये हमेशा ये कॉन्फिडेंस था कि शायद मेरे पिताजी लॉन्च कर दें, क्योंकि सुनने में तो यही आता ना। करेक्ट। तो मेरे पिताजी मुझे ईश्वर बुलाते हैं, ईश्वर आज भी बुलाते हैं, क्योंकि आपने अनिल कपूर जी की फिल्म देखी होगी। हाँ, करेक्ट। तो उसमें सारे ही गाने मेरे पिताजी के हैं, बट वो कैरेक्टर बड़ा प्यारा था अनिल अंकल का, बहुत भोला था। और वो मेरे पिताजी मुझे आज भी ईश्वर इसलिए बुलाते हैं क्योंकि सईद जाफरी जी के कैरेक्टर ने अनिल अंकल के किरदार ईश्वर को कह दिया था कि हाँ, मैं तुझे नौकरी दूंगा। तो वो आके बैठा ही रहता है तो दरवाजे पे, जब तक उसे काम नहीं मिले, तो मैं आज भी काम का भूखा हूँ। और आज भी मैं अपने आप को वो ईश्वर मानता हूँ कि मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं जाके काम मांगूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे अपना घर चलाना है। मुझे अपनी बेटी के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने माँ अपने पिताजी के सामने अपना खाना रखना है, उसकी स्कूलिंग करनी है, उसकी परवरिश करनी है। मुझे काम मांगने में कोई शर्म नहीं आती। और हम मिडिल क्लास वाले लोग थे, आज भी अपने आप को मैं मिडिल क्लास ही मानता हूँ। मैं अपनी खुशी बस उतने में ही सहमत रखता हूँ। मटीरियलिस्टिक हाँ शौक़ है और होना भी चाहिए, एक ही लाइफ है। कपड़े अच्छे पहन लूँगा, दिखता अच्छा हूँ, बट वो भी क्योंकि मेरी टीम मुझे शायद ड्रेसअप, आप 150 रुपये की शर्ट पहनोगे ना तब भी आप अच्छे लगोगे। बट वो शायद वो मेरे दिमाग और दिल में एक मिजाज ऐसा मैंने बना लिया है, दिखावे के लिए नहीं, बस एक कॉन्फिडेंस के लिए। अक्सर होता था जब हम छोटे थे कि क्योंकि यार दोस्त जो थे बड़े परिवार के थे,
तो एक कंपैरिजन दोस्तों में होता था। उस समय हालांकि ऐसा इतना एहसास नहीं होता, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो एहसास होने लगा कि भाई ये लोग तो सीधा तुम्हें कंपेयर किए जा रहे हैं। एक मेरी बर्थडे पार्टी थी और ये मेरी फिल्म न्यूयॉर्क के सक्सेस के बाद की बात है। तब तक भगवान की दया से काम शुरू हो गया था, काम कमा भी रहा हूँ अच्छा खासा, और इंडस्ट्री ने स्वीकार भी लिया था, तो कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था। तो एक मेरा दोस्त मेरे घर पे आया था मेरी बर्थडे वाले दिन, और बहुत सारे मेरे को स्टार्स मेरे मलाबा हिल के छोटे से घर में थे। हम लोग सीढ़ियों पे बैठते हैं, बहुत आज भी वो फ़ोटोज़ मैंने बड़े संभाल के रखे हैं। बट मेरे ये बचपन का दोस्त था, बड़े रईस घर का, और वो मुझे हमेशा थोड़ा वो मस्ती करता है, आज भी प्यार उतना ही करता है। बट होता है ना कभी, यार ये स्टार बन गया है तू, हाँ तू एक्टर बन गया है, क्या अपने आप को सोचता है। तो अब जो, हालांकि मैं तो अब नहीं पीता, पहले पीता था, अब कई सालों से मैं नहीं पीता। बट मेरे लिए अगर किसी मेरे अंकल को एक किस्म की विस्की है पी रहे हैं, तो मुझे लगा अच्छा यार ये विस्की जो है मेरे पिताजी अगर पी रहे हैं और ये मेरे अंकल लोग पी रहे हैं, इतने बड़े ख़ानदान के हैं, तो शायद यही सर्व करना चाहिए। हाँ। अगर ये है तो मुझे इस चीज़ की पहचान नहीं थी। हाँ। मैंने सर्व कर दिया था, तो सबके सामने कह रहा है कि भाई ये क्या सस्ती दारू क्यों पिला रहा है ये, और एक किस्म से करने की कोशिश की। तो मैं बड़ा नाराज़ होकर अपने पिताजी के कमरे में गया। मैंने कहा डैड ये सिंगल मॉल्ट क्या है, मुझे उस समय पहचान नहीं थी ये सारी चीज़ों की। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ है सर, ये मेरा दोस्त जो है वो चीखे जा रहा है, उसको सिंगल मॉल्ट चाहिए और वो ये इसको कुछ ऐसे ही नज़रअंदाज कर रहा है। उन्होंने कहा जा मैं करता हूँ कुछ। तो एक ट्रे आई, बहुत सारी सिंगल मॉल्ट्स थी, और मुझे लगा अरे वाह मेरी इज्जत बच गई। तो मैंने उनको जाके मैंने अपने पिताजी से कहा कि डैड थैंक्स यार, आई डिडंट इवन नो व्हाट सिंगल मॉल्ट्स आर, बट आपके पास हैं। और तो उस रात जब पार्टी ख़त्म हुई, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी लाइफ में सीख दी, और उस दिन से मेरा पूरा ही मटीरियलिस्टिक नज़रिया जो था पूरा ही बदल गया। उन्होंने कहा बेटा तेरे घर का राजा तू, तेरा 1 बेडरूम का घर है या 2 बेडरूम का घर हो या 100 बेडरूम का, तू अपने घर में राजा की तरह रहे, और तेरे दोस्त भी वैसे ही होने चाहिए जो उस घर में आके राजा की तरह महसूस करें। तो डोंट एवर फील कि भाई मेरे पास ये है नहीं, ये वो है नहीं। वैसे दोस्त रख जो तेरी उसमें भी इज्जत करे कि जो तेरे पास है। सो हम लोग ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम कंपैरिजन में हम पिस जाते हैं। यानी अरे यार हर्ष ने आज बड़ा बंगला लिया है ना, उसने बड़ी गाड़ी लिया है, तो वो नहीं भाई, अगर हर्ष के पास बड़ी गाड़ी है, भगवान की दया से अगर मेरे पास नहीं है ना, मैं भी उसमें भी दया कह रहा हूँ, मैं उसमें भी, क्योंकि अगर मेरे पास छोटी गाड़ी है, जाना तो वही है ना, रास्ता तो वही है। तो मैंने कभी भी इन चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट की ही नहीं। बहुत बड़ी जब ऊपर वाला जब जो उसको देना है वो देगा, तो मैं अपने आप को वहाँ पे बड़े प्यार से सहमत रखता हूँ। बट मैंने जैसे कहा काम का भूखा हूँ, करेक्ट, वो उसमें भी मैं ये नहीं कंपैरिजन या तुलना करता कि उसकी फिल्म आ गई है। नहीं फिल्म तो देखिए फिल्म आना किसी और की, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। हमारी जो इंडस्ट्री जिस दौर से अभी फ़िलहाल गुजर रही है, और इतनी यानी करीबन 35 फिल्म कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 1 डज़न नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, तो मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि भाई जब किसी की फिल्म आती है बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि इंडस्ट्री जहाँ से हम आ रहे हैं तो बड़ा एक साथ में हम साथ चलते थे, अब थोड़ा लगता है कि थोड़ा हम इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, बस हम अपना अपना देखते हैं। ठीक है, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। बिल्कुल नहीं यार, बट बहुत अच्छी बात है यार। क्या आप मतलब आपके पिताजी ने कितनी कमाल की बातें बताई, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अगर हमें सरवाइव करना है, सरवाइव इन द सेंस कि रहना ही है, क्योंकि यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, तो और जीना है यहाँ, मरना है यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। एंड ख्वाहिशों का कभी अंत नहीं है। बिल्कुल, आज एक 2 करोड़ की गाड़ी आएगी, कल फिर आएगी 5 करोड़ की, फिर 15 करोड़ की, फिर 20 करोड़ की, फिर घर में भी ऐसा होगा कि यार कभी 4 BHK छोटा लगता है, फिर बोले बंगला चाहिए, फिर सी फेसिंग चाहिए। एक्चुअली आप देखने जाए तो बस यही है। और
मैंने अपनी भूख जो है क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ा ली बहुत जल्दी लाइफ में। मैंने ये बात समझ ली कि भाई मैं क्रिएटिव भूखा हूँ। यानी उस जैसे मैंने कहा कि मैं उसमें भी अपना ये कंपैरिजन नहीं करता कि भाई पैसे कितने मिल रहे हैं, अच्छा पैसे नहीं दे रहा, शायद नहीं होगा उस प्रोड्यूसर के पास, शायद बजट कम है, शायद मेरी औकात नहीं है उतने पैसे मांगने की, बट काम तो मिल रहा है ना, मैं उठ के सुबह जा तो रहा हूँ ना सेट पे। वो चीज़ इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए, कॉन्स्टेंटली करते रहना, कॉन्स्टेंटली वही एक एनर्जी आपको वहाँ से मिलती है। हाँ, जहाँ आपने अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाई मेरा तो यही है, मेरा वो फिर वो एक वहाँ से मुझे थोड़ा डर लगता है। और मैं बहुत गर्व महसूस इस पॉइंट से करता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी जो पूरी टीम है, करीबन 25 साल से मेरे साथ है, वही टीम है और वो भी वैसी ही है जैसा मैं हूँ। मुझे ना वो भड़काएंगे, ना कहीं भटकाएंगे, ना कुछ। और वो जानते हैं कि अगर मैंने उनसे एक बार भी अगर प्यार से कह दिया कि समझो अगर वसीम भाई सबसे सीनियर है, मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं, विक्की मेरा छोटे भाई जैसा मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है, प्रेम भाई है, सुरेश दलवी मेरे बॉय है, मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, वो तो मेरे साथ करीबन 35 साल हो गए उनको। जब मैं 5 साल जैसी करनी की शूटिंग कर रहा हूँ तब से वो मेरे साथ हैं। तो यानी इतने साल में, बट वो भी कभी अपना मुंह नहीं खोलेंगे कि भाई हमारा आज का ये है पर डे ये इतना होना चाहिए, कुछ नहीं। वो भी इतने प्यार और इतनी इज्जत से इस करियर के संघर्ष को समझते हैं और हमें इतनी एनर्जी देते हैं कि हम हैं ना आपके साथ, आप चिंता क्यों करो, है ना। तो वो वहाँ से मेरी एनर्जी आती है। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप जितना भी बोले हैं ना, ऐसे लग रहा है कि आप नहीं कोई और बोल रहा है। ये संस्कार होते हैं सर, कि आप पॉडकास्ट में बोल रहे हो कि मैं काम का भूखा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना कोई पैसा दे रहा है, क्योंकि शायद उसके पास नहीं है, वरना सोचते ही नहीं है तो छोड़ देते हैं भाई, अगले का इंतजार मैंने करते हैं। कितनी फिल्में ऐसी की हैं जहाँ सामने वाले ने, और बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बट मैथमेटिकली चीज़ों को बिठाना, आपकी विश लिस्ट हो सकती है, हाँ यार मुझे नील चाहिए, बट इस समय यार नील की इतनी बड़ी एक फिल्म आई, शायद वो बहुत ज़्यादा ना मांग ले, बट डायरेक्टर नया है और डायरेक्टर चाह रहा है कि यार नहीं यार एक इसके साथ करें। या शायद कभी कभी ये भी हुआ है कि डायरेक्टर बहुत बड़े हैं और कहा कि यार नील बट ये फिल्म में एंसेम्बल है तो शायद थोड़ा बजट के। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सर आप बजट मेरे पे छोड़िए ना, मुझे ये किरदार करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे अलावा ये किरदार कोई कर नहीं पाएगा। इतनी क्षमता और इतना भरोसा मुझ में भी है ना अपने आप में, कि कुछ कैरेक्टर जो हैं वो जानता हूँ कि या सिवाय मेरे ये जो एक खिलवाड़ वाला जो कैरेक्टर जो मैं करता हूँ, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, चाहे वो जॉनी गद्दार हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, वजीर ही क्यों ना हो, गोलमाल ही क्यों ना हो, प्रेम रतन धन पायो, सारी जो जितनी ऐसी है जो आप गेस नहीं कर पाते कि यार ये भोला है कि ये बदमाश है। तो वो जहाँ से यहाँ से थोड़ा वो मैं जानता हूँ मैं कर पाऊँगा, और उन्हें भी वैसा ही किरदार चाहिए, तो ताकि वो ना स्ट्रगल करे किसी और एक्टर को ढूंढने में। और फिर वो है, बट अगर आपके सामने किरदार है तो क्यों नहीं। जैसे मधुर जी के साथ मैंने एक फिल्म की है जेल जी, हाँ, और मेरी बड़ी ही पसंदीदा फिल्म है, और बड़ा आज भी मुझे बड़ा श्रेय और बहुत सारी इज्जत मिलती है। इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक परसों ही आए थे मेरे घर पे, उन्होंने ऐसी बात हो रही थी और मैंने उनसे एक किस्सा सुनाया कि मैं एयरपोर्ट पे था, और आज भी मेरी आदत है कि मैं अपना बैग खुद उठाऊंगा बेल्ट से। यानी जब तक मैं हूँ, जब तक मैं एयरपोर्ट पे रहूँगा, चाहे कितने भी लोग आए, जब तक मेरा बैग नहीं आता, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका था कि मैं निकल गया और बैग आया ही नहीं। तो अब आदत सी हो गई है, थोड़ी OCD सी है कि भाई मेरा बैग आ जाए फिर मैं निकल जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फोटोज चाहिए आप ले लीजिए। तो मैं अपने बैग के लिए रुका था और बहुत दूर से एक आंटी चीखते हुए आई, पराग पराग। तो मुझे डर लगा कि भाई ये किसी पराग को ढूंढ रही है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ कि कोई पराग कौन है भाई, पराग, और बुजुर्ग लेडी है वहाँ पे।
तो आई और सीधा मेरे पास आई, पराग तू ठीक है ना बेटा? तो एक सेकंड के लिए लगा, क्योंकि मेरा किरदार जो है जेल में, उस किरदार का नाम था पराग। और उसको बड़ा ही पीटा, बड़ा ही मारा और बड़ा ही दुख दिया उस कैरेक्टर को, क्योंकि वो जर्नी एक दिखानी थी, एक मासूम इंसान की जर्नी है जेल, जो कि जिसे कन्विक्ट किया जाता है एक क्राइम के लिए, जिसके लिए वो आंटी आपको वही समझा। तो आंटी ने मुझे पराग का प्यार दिया। और उस तो एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जी हाँ, आई मीन, बट फिर जब मधुर सर इंदु सरकार कर रहे थे तो मैंने उन्हें सामने से फ़ोन किया, ऐसा सर मुझे सुनने में आया कि एक ऐसा किरदार है, पॉलिटिकल किरदार है, ये किरदार सिवाय मेरे मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा। तो बोल रहे हैं कि यार पागल, मैं भी तेरे बारे में से सोच रहा था। ऐसे मुझे मालूम पड़ा, उड़ती खबर मेरे कानों तक पहुंची है, बट क्या प्रॉब्लम क्या है, आपने फ़ोन फिर क्यों नहीं किया? नहीं यार ये कैरेक्टर, ये ऐसा है, ये बजट, ये वो, ऐसा छोड़ दो ना, हम ये सब बात नहीं करते, मुझे एक कैरेक्टर करना है। तो एज एन एक्टर आई डोंट इवेल्यूएट एवरीथिंग विथ, हाँ थोड़े तो चाहिए, घर तो चलाना है, स्कूल का खर्चा भी है, एजुकेशनिस्ट फैमिली से शादी हुई है मेरी। अच्छा। मेरी बीवी जो है उनकी फैमिली एजुकेशनल फैमिली है। तो बड़ा अच्छा लगा जब अरेंज मैरिज थी, बड़ा अच्छा लगा जब सुन के कि हाँ हीरो इतने हैंडसम हीरो, मतलब आपने कहा ना कोई लफड़ा सुना ना कुछ, सीधा शादी ही सुनी, मतलब आप सच में ईश्वर ही निकले। तो बड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था जब रोका वोका हो गया कि भाई कम से कम स्कूल का बिलिंग तो नहीं भरना पड़ेगा। एकदम ही उल्टा पड़ा। अच्छा। हाँ, बस अपने प्ले स्कूल में 1 साल गई थी अपने नाना नानी के स्कूल में। अच्छा। मेरी बीवी का नाम रुक्मणी है, और तो रुक्मणी ने एकदम से कहा उसके बाद 1 साल बाद कि भाई बस प्ले स्कूल तक ही था ना। और मैं बोल रहा हाँ क्यों, आप लोग तो IB स्कूल है ना, आप लोग कर लीजिए। विबगर स्कूल नाम आपने सुना होगा। विबगर, यस यस यस। विबगर मेरी वाइफ के मम्मी पापा का। ओ अच्छा, हमारी नीज भी उधर ही पड़ी है। हाँ, तो पहले पता होता फीस। हाँ तो कुछ नहीं फायदा होता ना, मुझे नहीं हुआ, आपको क्या होगा। कोई डिस्काउंट नहीं। नहीं मजाक कर रहा, नहीं डिस्काउंट नहीं, वो मम्मी पापा की तो बात बिल्कुल नहीं, वो भगवान समान है। बट रुक्मिणी जो थी, और हम लोग शिफ्ट हो गए, फिर हम लोग अंधेरी में आपके ही बिल्डिंग में हम रहते। नहीं सर, हम आपकी बिल्डिंग में यहाँ पहले रहते थे। पहले क्या हमारे पास तो पैसे नहीं थे, हमने भी जोड़ जोड़ के ऐसे ईश्वर बन के लोगों को। तो मैंने भी वही किया, मैं भी पहले रेंट पर ही था वहाँ पर, और धीरे धीरे क्योंकि इतना अच्छा लगा वहाँ पे, और घर परिवार मानने लगा मैं सभी को वहाँ पे, आप सब थे। तो फिर जोड़ जोड़ के मैंने भी भगवान की दया से एक पूरी बिल्डिंग में इनके जैसा कमाल का घर किसी का। हाउ स्वीट। मैं उस दिन भी मैंने देखा था, मैंने बताया था, आप आए थे, मैंने बोला यार क्या बनाया है घर। और वो ना पेशेंस से बनने वाली चीज है वो, क्योंकि पहला घर था। और आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि सोच जो है वो ही मेंटालिटी मिडिल क्लास वाली है कि भाई मौका मिला है, भगवान ने छत दी है, तो इस छत की इज्जत करनी आपको आना चाहिए, और इसका ख्याल आपको रखना चाहिए। तो जैसा अगर बेटा हो, जैसे आपका गोगो है ना, जैसे मेरे घर में मेरा मैक्सिमस है, मेरी नूरवी है, जैसे आपके बच्चे हैं, तो जिस तरीके से आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, उस तरीके से आपको अपना घर का भी ख्याल रखना चाहिए। और मैं वैसा हूँ, आई एम अ वेरी हाउस प्राउड मैन। मेरी बीवी बड़ी खुश है, मैं टॉयलेट भी साफ़ कर लूँगा, बहुत बढ़िया, प्लम्बिंग भी कर लूँगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का भी नॉलेज है, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो वो घर पूरा जो है मैंने डिज़ाइन खुद किया है, मेरे ऑफिसेज भी मैंने डिज़ाइन किए। आपको बहुत काम मिलने वाला है सर, आपने अनाउंस कर दिया है। अब कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही होगी तो उन्होंने बोला प्लम्बर के लिए भी आपको बुलाएंगे, बिजली के लिए भी। उसका नहीं, बट अगर AMC मिले तो अगर AMC मिले तो, और एक नहीं कम से कम 50-60 घर हो तो AMC उसका पकड़ के कम से कम मेरे महीने का खर्चा तो निकला है। अरे आप तो बड़े घरेलू हो सर, मैंने वीडियोस भी देखे इंस्टाग्राम पे, मैं फॉलो करती हूँ। आपकी बच्ची गाती है? हाँ जी, नूरवी बहुत शौक है उसे गाने का, बहुत प्यारी बच्ची, और सीरियस वाली थोड़ी बच्ची है वो,
सीरियसली गा रही थी, दादाजी उसके रिकॉर्ड कर रहे थे। हाँ बहुत छोटी थी जब हमने आवाज़ तो पहचान ली कि बुलंद है, भगवान की दया से मुकेश परिवार में पैदा हुई है तो आवाज़ तो एकदम है, बट उसको चैनलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्कूल में आजकल के गाने जिस किस्म के हम रेडियोज़ और हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आते रहते हैं, तो वो और पुराने गीतों में बहुत फ़र्क था। तो मेरे पिताजी आज भी बैठकर रियाज़ करेंगे नुरवी के साथ, और जगन्नाथ प्रसाद जी मेरे जो हमारे गुरुजी थे, उनके बेटे देवेंद्र गुरुजी आज भी मेरे पिताजी को सिखाने आते हैं, और नुरवी उनके साथ सीख रही है। आज भी है। तो नुरवी उनके साथ सीखती है, हारमोनियम के साथ बैठती है। मेरे दादाजी का हारमोनियम है जो मैं भी बजाता हूँ, मेरे पिताजी भी, और नुरवी उनके साथ बैठकर रियाज़ करती है। शौक़ है, अभी कोई ऐसा हम तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि बचपना है अभी। हाँ, बेटा उठो, चलो 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 नहीं, वो सब नहीं शुरू हो गया। क्योंकि क्या होता है, हमें ये डर है कि ये एक टैलेंट ऐसी चीज़ होती है जो इनहेरेंट और इनबिल्ट होती है। जहाँ आपने सिखाने की कोशिश की और वो थोड़ा डरने लगी, तो वो भी है कि कहीं डिस्कनेक्ट ना कर जाए। तो उसको गाने का बहुत शौक़ है, अच्छा गा लेती है, बट अब बहुत आगे बढ़ना है। कथक करती है, डांस करती है, डांस में भी बहुत अच्छी है। तो जी हाँ, हमारा बच्चा यार, और हमारा बच्चा फ्रिज खोल के सीधा देखता है चॉकलेट कहाँ पे रखी है तुरंत। लेकिन सर मैंने मैंने अभी सारेगामापा मैंने किया था, लिटिल चैम्प जी टीवी में, वहाँ पे आपके पापा आए थे। मैंने देखा सर, वो फुल एंटरटेन करते हैं। एक राउंड था, उन्होंने दुपट्टा मंगाया, बांधा, पतली कमर, मतलब वो इतना एंटरटेनिंग था। स्टेज तो बहुत ही कमाल का टचवुड स्टेज प्रेजेंस में कहूँगा, मैं ऐसे ही नहीं कहता, मैं उन्हें वाकई में किंग ऑफ स्टेज मानता हूँ। हाँ यार। और जितने हमारी इंडस्ट्री के उनके कंटेम्प्रेरीज हैं और हमारे परिवार समान हैं, सभी आज भी उन्हें कहते हैं कि आप स्टेज के बादशाह तो आप ही हैं। सच में सर। और टचवुड मैं कहूँगा कि हम सबसे ज़्यादा बिजी हैं, आज भी अपने स्टेज शोज करते हैं। बहुत शौक़ है उन्हें ट्रैवल करने का, अपने स्टेज शोज करने जी। मैं 2 बार आउट ऑफ इंडिया जा रहा था, एक बार लंदन जा रहे थे और एक बार, दोनों बार मुझे दिखे वो। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो टीवी पे नहीं आता उनका स्टेज शो, तो लोगों को इतना पता नहीं है। हाँ जी, वो लाइव वाली ऑडियंस में जो जादू है ना, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, लाइव ऑडियंस जो है, जो जिन्हें शोज पसंद है, उन्हें टीवी या किसी और मीडियम की ज़रूरत ही नहीं। वो पहचान लेते हैं, उनको भनक लग जाती है कि कब कोई आर्टिस्ट आ रहा है उनके शहर। तो वो बहुत बड़ी बात है। और वो जो एक हाई है ना एक आर्टिस्ट के लिए, एक लाइव ऑडियंस की हाई, वो मैंने अपने पिताजी के साथ बहुत सारे वर्ल्ड टूर्स किए हैं। तो बहुत सारे, तो उनके साथ जब मैं जाता हूँ और देखता हूँ उनका ऑरा स्टेज पे, ओह माय गॉड। अब मेरा छोटा भाई भी है, वो प्रोडक्शन में है, और अब NNM फिल्म्स हमारी कंपनी है जिसमें वो और मैं दोनों, नमन और मैंने ये कंपनी शुरू की साथ में। और अब पूरे सारे जितने वर्ल्ड टूर्स और शोज़ है नमन हैंडल कर रहा है। वो फिल्म डायरेक्टर भी है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है, बट ये एक वर्टिकल है क्योंकि पापा का पर्सनल टच, हम उनकी मैनेजर और सेक्रेटरी हम ही हैं। अरे वाह, जी हाँ, जी हाँ। तो छोटा भाई उनकी पूरी देख रेख कर लेता है। और सर कैसा लगता है जब पापा गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लोग खड़े हो गए, तालियां बजा रहे, तो अपने फादर के लिए कैसी फीलिंग आती है? जो बचपने में फीलिंग आती थी, आज भी वही फीलिंग है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करता हूँ। बट मैं आपसे कहूँगा कि हमें तो फिर भी हम अपने संघर्ष को ग्लोरीफाई कर लेते हैं, शायद दिखाने के लिए कि हम बहुत मेहनती हैं, हम इस दौर से गुजर चुके हैं। हमारी संघर्ष इनके सामने कुछ नहीं है। बहुत सही कहा। और जो मेरे पिताजी की संघर्ष तो मैंने फर्स्ट हैंड देखी है। बड़े कम उम्र में उन्होंने अपने पिताजी को खो दिया था, और इसके पीछे भी एक मेरी कहानी है, मेरे नाम के पीछे, जो कि मैं जहाँ जाऊँ मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक किस्म की ऑडियंस तक मैं ये कहानी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ सालों से। क्योंकि आदमी आखिर अब काम करता क्यों है? एक पहचान बनाने के लिए। और मेरे साथ मैं ही नहीं, मेरी लेगेसी भी है।
तो मेरे पिताजी मेरे दादाजी के साथ थे डिट्रॉइट में जब उनका देहांत हो गया। तो उस समय मेरे फादर जो हैं वो बतौर एक निर्देशक बनना चाह रहे थे। ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने कई फिल्में एज एन एसोसिएट एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। नमक हराम, जूली, अभिमान, आनंद, बहुत सारी ऐसी फिल्में क्या बात उन्होंने बहुत सारी एज एन असिस्टेंट एंड डायरेक्टर। तो वो एज अ डायरेक्टर लॉन्च हो रहे थे और मेरे दादाजी उन्हें लॉन्च करने वाले थे एज अ डायरेक्टर। उस समय तो इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स और आप ही फिल्म बनाते, आप ही के कनेक्ट होते थे, कॉर्पोरेट कंपनीज थी नहीं। तो उन्होंने कहानी भी लिखी, सब कुछ तय था, एक्टर सब लॉक हो गए। फिर अचानक दादाजी चल बसे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस समय जैसे कहा थी नहीं। तो मेरे पिताजी ने अपनी माँ, उनके साथ अपनी एक बड़ी बहन, एक बीच की जो थी नलिनी, मेरी एक बुआ जो बड़ी बहन से 1-2 साल छोटी, मेरे पिताजी से 2 साल छोटी, और उनकी एक सबसे छोटी बहन और एक भाई, यानी 4 बच्चों को, लिटरली भाई बहनों को मेरे पिताजी ने उन्हें पाला पोसा है, लिटरली बड़ा किया है, उनकी शादी की, उनका स्कूलिंग किया। और तो लिटरली एक पिता समान उन्होंने उनकी देखभाल की और अपनी माँ की जो सेवा की है, मैंने आज तक किसी बेटे को इतनी सेवा नहीं करते हुए देखा है जितने मेरे पिताजी ने अपनी माँ के लिए, और मेरी माँ ने अपनी मदर इन लॉ के लिए की है। वाह। तो शायद ये आशीर्वाद जो हमें मिल रहा है शायद वहाँ से आ रहा है। क्या बात है। एंड लिटरली मैं कहना चाहूँगा कि बट उन्होंने कभी भी अपने संघर्ष में, यानी मुझे अब भी याद है कि हमारे घर तो था बट घर में ना फर्नीचर था। तो मुझे अगर आप पूछे कि इंटीरियर का क्यों शौक़ है, इसके पीछे भी एक मेरी कहानी है। क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ जाता, जब थोड़े पैसे बचते तो हम शॉपिंग जाते और एक टेबल खरीद के आ जाते। डाइनिंग टेबल आ गया, एक उसकी कुर्सी आ गई, फिर एक बीच वाला। तो वो मम्मी फिर मुझसे पूछती कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पापा को अच्छा लगेगा, अरे हाँ हाँ माँ, यू नो। सो कहीं ना कहीं मुझे वो एक किस्म से मेरे जहन में बैठ गया, इंटीरियर का शौक़ आ गया। और वो पूरा एक्चुअली मेरी माँ और मेरे पिताजी से ही वो आया है और हमारे इन एक्सपीरियंसेस से। कितनी कमाल बात है यार, मतलब कितनी वैल्यूज सीखने मिली, समझने मिली कि यार एक परिवार है जिसकी हम इतनी इज्जत करते हैं, वो वाकई में उसी काबिल है यार। आप लोग ने क्या सर, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई ये बात करेगा कि मेरे सबने, क्योंकि आजकल के बच्चे तो जो डांटो तो आप लोगों का फर्ज था। हाँ, वो बोलते थे पैदा क्यों किया आपने? आई नो, आप लोगों का बनता था ये करना। बट कम से कम मेरी नूरवी को हम ऐसे जैसे मैं हूँ। तो इनफैक्ट हम लोग ओबरा से फिर जब आए कोविड में, एक भगवान की दया से एक हमने घर खरीदा था एक लोअर परेल में, एक वर्ल्ड टावर्स में। तो मेरे पिताजी मलाबार में हिल्स में थे, तो मैंने उन्हें बुला लिया यहाँ पे, सब हम साथ में रहने लगे। अब जो है बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आमने सामने 2 घर हैं और एक ही फ्लोर पर 2 घर हैं और पूरा परिवार एक साथ रहता है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, छोटा भाई, छोटे भाई की अभी शादी हुई हाल ही में, तो त्रिशोना, रुक्मणी, नूरवी। और नूरवी की ये लड़ाई थी कि मैं ओबरॉय घर आप रखो पापा, मैं दादू को नहीं छोड़ूंगा। तो उनका जो एक बॉन्डिंग है, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वो बॉन्ड किसी भी हालत में तोड़ूं, यू नो। तो अच्छा लगता है कि आज हम सब साथ में। बट नाम को लेकर मैं सॉरी आपसे कह रहा था जो जी, तो मेरे पिताजी ने वो लेगेसी फिर एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर छोड़ दी। उन्होंने वो सपना अपना त्याग दिया और क्योंकि घर चलाना था, तो क्योंकि वो ट्रेंड सिंगर थे ही, तो उन्होंने देन एज अ सिंगर उन्होंने अपना प्रोफेशन एकदम से शुरू किया और हर जगह काम मांगने गए। मनोज कुमार जी ने उन्हें अपना पहला ब्रेक दिया और वहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। क्रांति पिक्चर से बहुत सारे, हाँ, तो वहाँ से उन्होंने अपना करियर शुरू किया और फिर उसके बाद तो बहुत सारे उन्होंने सुपर हिट गाने दिए। बट जब मैं बड़ा हुआ तो हर कोई मेरा सरनेम माथुर है, कायस्थ लड़का हूँ, तो हर कोई मुझसे ये कहता कि नील माथुर साउंड्स नाइस, या यू नो, यू शुड कीप योर नेम एज नील माथुर, वेरी कूल एंड यंग एंड नाइस एंड
ऐसे नहीं, मेरे पिताजी ने अपना नाम नितिन मुकेश रखा ताकि वो अपने पिताजी की यादें जोड़ पाएँ अपने साथ, वो लेगेसी बढ़ाते रहे। कहीं ना कहीं उन्हें वो था कि वो एक शो इनकम्प्लीट रह गया, डिट्रॉइट वाला। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है एज सन कि अगर मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ तो मैं अपने साथ अपने पिताजी और अपने दादाजी की लेगेसी आगे बढ़ाऊँगा, कितनी भी मेहनत करनी क्यों ना पड़े, और कहीं तक भी, जहाँ तक भी मैं पहुँचूँ, मैं ये साथ में नहीं छोड़ूंगा। तो जी हाँ, इस वजह से मैं अपना नाम नील, नितिन और मुकेश मैंने रखा। ये एक्चुअली होना चाहिए था मुकेश, नितिन और नील, बट पीछे से जो एक फोर्स, सॉलिड फोर्स आता है, तो वहाँ से मेरा फोर्स। क्या बात है। हमने भी मतलब कॉमेडी शोज में इतने जोक्स लिखे आपने, और बहुत सारे पूरी इंडस्ट्री नितिन नितेश एक बहुत बड़ा कि इनका पॉपुलर बोर्डिंग हुआ पास था। कितना लंबा होगा, उसमें 2 जोड़े होंगे साथ में, बहुत। अरे मैं तो खुद भी मजाक उड़ा लेता हूँ कभी कभार, क्यों नहीं, ठीक है ना, जोक अच्छा है, अगर कोई हंसे और किसी के चेहरे पे कोई बुरा नहीं आपके मानता। संस्कार बहुत अच्छे हैं। नहीं कोई, वरना वह क्या, मेरे को गुस्सा आ जाता कोई कह देता ना। पर कभी भी आपको ऐसा लगा कि अरे यार बस करो? नहीं, मेरे पिताजी नाराज हुए थे जब शुरुआत हुआ था, जब संकेत, बहुत अच्छा दोस्त है संकेत भी, उसका इनफैक्ट फ़ोन भी आया था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, है ना, वो नील मिट्टी नितेश, वो पूरा वो एक जोक मैं करने वाला हूँ स्टेज पे, आप लोग के ही शो का एक हिस्सा था शायद, है ना, वो कर, आई मीन व्हाई नॉट। इनफैक्ट जब मैं आया था आप लोग के शो पे, कपिल जी के शो पे, तो वो भी था वहाँ पे, वो कहा कि भाई मैं आपके साथ करूँ, ऐसे नहीं तू मत कर, ऐसे मैं खुद ये डायलॉग बोलूँगा कि तेरे चक्कर में मैं खुद अपना नाम भूल गया हूँ कि सर आपका नाम नील में नितेश, दे भाई देख मैं अपना खुद का नाम दे रहा हूँ। तो मैंने खुद भी वो, और बहुत अभी हाल ही में मैंने एक ऐड भी की जिसमें मैंने कहा भाई अगर आपको 3 लोग ही चाहिए थे तो मैं हूँ ना, OG ट्रिपल इन वन, तो क्यों नहीं, अगर स्वीट है। मेरा मानना ये है भारती जी कि कोई पर्सनल वैसे अटैक करने की कोशिश नहीं करना। ये एक है, अभी आज हर किसी को खुश रहना है, हर कोई एक किस्म से एक, और ख़ास तौर पे हमारी इंडस्ट्री में तो ये हम जानते ही हैं। आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, आज आपने हमें आपके इस इतने बड़े पॉपुलर शो पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट थोड़ी ना मैं खार खा के बैठूंगा यहाँ पे कि भारती जी आपने तो मेरा मजाक उड़ाया था, मैं आज आपके साथ मैं नाराज़ हूँ, मैं आपके शो पे आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे भी आप मजाक उड़ाएंगे क्या? देख लो सर, हमने कितनी सीरियस बातें की हैं। नितिन और मुकेश सर अब बताइए चतुर नार क्या है भाई, एक चतुर नार। बड़ी अच्छी फिल्म है, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक्टर जो हैं अपने करियर में हमेशा ढूंढते हैं कोई एक ऐसा किरदार मिले जो सालों साल लोग याद रखें। बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ऐसे काफ़ी किरदार कर चुका हूँ। बट फिर एक दौर आता है ना कि आप फिर वो वापस ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फिर एक आप टाइपकास्ट हो जाते हैं। पर उसमें भी, यानी अगर ग्रे शेड के अगर मैं किरदार निभाता हूँ तो उसमें भी मैं ह्यूमनाइज करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, कुछ अलग एक शेड आ जाए, कुछ एक नया किरदार है। तो मेरी ढूंढ थी, और क्योंकि एक किस्म से अरसा बड़े पर्दे पे, क्योंकि कोविड का एक गैप आ गया था और मैं एक फ़िल्म कर रहा था हिसाब बराबर, तो उस समय था कि हाँ यार ये अच्छी एक मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, और एक था कि मैं कुछ एक ऐसा किरदार करूँ। बट कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला, जब आप नहीं मांगो शायद तभी रहे। तो छोटे भाई की शादी हो रही थी, उसके प्रिपरेशन में था, और मुझे फ़ोन आया विश्वास जी का, जो कि उमेश जी के साथ कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और मैंने फ़ोन उठाया और विश्वास जी ने कहा कि सर बात करना चाहेंगे उमेश जी। और उमेश जी ने बस एक वाकई में 5 मिनट के अंदर मुझे उन्होंने कहानी सुनाई, और मैंने कहा सर वही डायलॉग मेरे अलावा ये कोई रोल कर ही नहीं सकता। और वाकई में बड़ी अच्छी फिल्म है। नहीं, ट्रेलर देखा यार हमने, बहुत आज के माहौल को ध्यान में रखते हुए, बट फिर भी एक बड़े फ्लेवर की तरह प्रेजेंट करना, यानी कॉमिक सटायर की तरह उन्होंने इस केपो थ्रिलर को प्रेजेंट भी किया है। लखनऊ की कहानी है,
तो वहाँ के रंग और वहाँ का जो फ्लेवर है, वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो बोली है, वो उन्होंने इस कहानी में पिरोई है। दिव्या जी, मेरा पर्सनली ये मानना है कि उनके करियर का बेस्ट रोल है और वाकई में बहुत बहुत मेहनत उन्होंने इस रोल पे किया है। और कैट एंड माउस का गेम है, टॉम एंड जेरी जैसे है, तो बिल्कुल टॉम एंड जेरी का खेल है। और बड़ी अच्छी सीख एंड में देके ये फिल्म जाती है। और आप कभी भी किसी एक कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, और यहाँ इस कहानी में तो कॉमन वुमन को, करेक्ट, क्योंकि जैसे ट्रेलर कहता ही है कि ये बाजू नाले वाली है और ये बाजू वो अमीर वाली। सो एक स्ट्रैटा को बैलेंस करते हुए एक बंदे की कहानी है जो अपना मोबाइल खो लेता है एक मेट्रो स्टेशन पर, बट वो मोबाइल किसी और के हाथ लग जाता है और उन्हें कुछ एक चीज़ दिख जाती है उस मोबाइल पे और वो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू करती हैं। फिर जाहिर सी बात है कि जो आप समझते हैं कि इतना आसान नहीं होगा पैसे निकालना, फिर वो कैसे एक किस्म के चक्रव्यूह में वो भी फंसे जा रही है और ये भी। तो यानी इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कैट एंड माउस लॉगर है, क्योंकि सस्पेंस और से भरपूर है, थ्रिल है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है। ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा मत बताइए। 12 तारीख को आ रही है सर, 12 तारीख को आ रही है। बट जॉनी गद्दार अगर आप लोगों ने देखी जी, तो मैं कहूँगा कि बड़ी जॉनी गद्दार जैसी फिल्म है, बहुत फ्लेवर सॉलिड है और बहुत बहुत टाइट फिल्म बनी है। क्या बात है। उमेश जी तो है ही बड़े मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, राइटर, जिन्होंने ओ माय गॉड 1 बनाई थी। जी हाँ, ओ माय गॉड जिन्होंने 1 बनाई थी, बहुत ही कमाल के और गुजराती प्लेस के डायरेक्टर यार, बहुत बड़े नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर खुद भी हैं। तो जी हाँ, उमेश जी वी आर वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। कभी सीरियसली इधर से निकले आप महाड़ा साइड से तो आ जाइए सर, लाइटें जली रहती हैं, आपके साथ भी बात करना चाहेंगे। लेकिन फॉर नॉट अ नॉर्मल पॉडकास्ट, यस पर सर आपके साथ बात करके इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा कि फिल्म के लिए आया नहीं, कोई दोस्त आया है हमारी ही बिल्डिंग से तो बात कर रहे हैं। बहुत चीजें आपको पता है, हर पॉडकास्ट में ना मैं और भारती घर जाकर ये जरूर सोचते कि यार कुछ सीखे, कुछ समझे, कुछ पता चला कि कैसे कैसे क्या होता है दुनिया में। आज के पॉडकास्ट में ये ज़रूर पता चला कि अपब्रिंगिंग का बेनिफिट क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन। मतलब सिर्फ ये आपके या आपने अपने बच्चे को संस्कार दे दिए वहाँ ख़त्म नहीं होता, ये जनरेशंस तक जाता है। इसका महत्व क्या है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच सर। मतलब मेरे को लगा था कि इसके बाद मैं जा रहा हूँ पार्टी पे, वो वाले है कि गणपति बप्पा मोरिया वही है ना। बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं चतुर्नार के लिए। सो गाइस 12 सितंबर को आ रही है, सब देखिए। पूरी स्टोरी सुना रहे थे, हमने बीच में रोका नहीं, हम वहां जाके देखेंगे। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी।